संस्कृत व्याकरण सीखने के क्रम में आज हम जानेंगे मात्रा ज्ञान के विषय में। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि मात्रा लगती कहाँ है, उनका प्रयोग हमें कहाँ करना है। तो मात्रा हमेशा हलंत वर्णों में लगाई जाती है। हलंत वर्ण यानी कि व्यंजन वर्ण, क्योंकि व्यंजन बिना स्वर की सहायता के बोले नहीं जाते और मात्राएं स्वरों की ही होती हैं, इसीलिए व्यंजन वर्णों में यानी कि हलंत वर्णों में ही मात्राएं लगती हैं। हलंत वर्ण किन्हें कहते हैं? जिन व्यंजन वर्णों के अंत में ये निशान रहता है, जिनके नीचे इस तरह का निशान रहेगा, ठीक है। जैसे क है तो क के नीचे ऐसे निशान रहेगा, तो इसका मतलब ये हलंत वर्ण है और यह तब तक पूरा नहीं हो जा पाएगा जब तक इसमें कोई मात्रा नहीं लगेगी, ठीक है। तो इसीलिए व्यंजन वर्णों में यह आवश्यक होता है कि मात्रा लगाई जाए। और बिना मात्रा के व्यंजन वर्ण कैसे रहते हैं? तो ये देखिए, क, ख, ग, इन सभी वर्णों के नीचे हलंत लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये आधे हैं। जब तक इनमें स्वर नहीं लगेगा ये पूरे नहीं हो पाएंगे, और जब तक ये पूरे नहीं हो पाएंगे इनका उच्चारण नहीं हो पाएगा। इसीलिए मात्राएं लगानी बहुत आवश्यक हैं। अब देखिए, जैसे क एक वर्ण है, हलंत है, व्यंजन वर्ण है। जब तक इसमें अ मात्रा नहीं लगेगी, अ स्वर नहीं लगेगा, तब तक यह पूरा नहीं हो पाएगा। मात्रा लगते ही इसका फ़ायदा ये है कि मात्रा लगते ही जो हलंत है वह हट जाएगा, ठीक है। हलंत का, क्योंकि वर्ण पूरा हो जाएगा, व्यंजन पूरा हो जाएगा तो हलंत हट जाएगा, इसीलिए मात्रा को लगाया जाता है। मतलब मात्रा लगाने के दो फायदे हैं, एक तो वह व्यंजन वर्ण पूरा हो जाता है और दूसरा फायदा यह है कि उसका उच्चारण हम कर पाते हैं, ठीक है। अब भले ही दो या दो से अधिक व्यंजन हो, जब तक उनमें स्वर या मात्रा नहीं जुड़ी होगी तब तक उसका उच्चारण नहीं हो सकता, या तब तक वह पूरा नहीं कहलाया जा सकता। जैसे कि संयुक्त व्यंजन। अब जैसे क एक व्यंजन है, आधा है, हलंत है, और श एक व्यंजन है और इन दोनों को मिलाकर बन गया है क्ष, और ये भी हलंत है, तो ये भी हलंत वर्ण ही कहलाया जाएगा, यानी कि व्यंजन वर्ण ही कहलाया जाएगा। और तब तक इसका उच्चारण नहीं हो पाएगा, तब तक यह पूरा नहीं हो पाएगा जब तक इसमें मात्रा नहीं जुड़ेगी। मात्रा क्या है? स्वर। स्वर ही मात्राएं हैं असल में। स्वर का जो पर्यायवाची शब्द है वह मात्रा है, ठीक है। और उसी प्रकार त है, र है, इनको मिलकर बना है त्र, और त्र में अ मात्रा जब लगी, अ स्वर जब लगा, तब इसका उच्चारण पूरा हो पाएगा, यानी कि त्र। इसी प्रकार अन्य शब्द जैसे ज्ञ है, द्य, प्र, जब तक इनमें स्वर नहीं जुड़ेगा तब तक इनका उच्चारण नहीं कर सकते, इनका पूर्ण प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब हम देखते हैं कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं और उनको जोड़कर या उनसे निर्मित होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, किस तरह से उनमें स्वर लगते हैं। जैसे कि क एक व्यंजन है जो कि आधा है, हलंत है, क्योंकि इसमें कोई स्वर नहीं जुड़ा हुआ। लेकिन र एक ऐसा व्यंजन है यहाँ पर जिसमें स्वर जुड़ा हुआ है, उसके नीचे हलंत नहीं है, ठीक है। तो इसको हम पूर्ण व्यंजन कहेंगे, ठीक है। तो जब र पूर्ण व्यंजन है और इसके आगे ये जो क है इसमें हलंत लगा हुआ है, तो इसका नियम ये है कि ये क इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। जब इनसे कोई शब्द बनेगा तो क जो है अपने आधे रूप में आ जाएगा और र जो है उसके नीचे आ जाएगा। मतलब र का एक नियम होता है कि जब भी र किसी वर्ण के बाद में आता है, ठीक है, मान लीजिए क है और इसके बाद में यदि र आएगा तो र जो है वो क के नीचे चला जाएगा, और यदि र किसी वर्ण के पहले आएगा तो ये र जो है उस वर्ण के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इसका ऊपर से चला जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे र बाद में है, तो यहाँ पर क्रम में आप देखेंगे कि र जो है वो नीचे, उसका जो चिन्ह है वो बदल गया है और शब्द क्या बना है? क्रमशः, ठीक है, या क्रम या क्रीड़ा, क्योंकि हलंत वर्ण के बाद र है। उसी प्रकार प में आप देखिए, प हलंत है लेकिन र पूरा है, तो र बाद में है इसलिए नीचे चला गया है प्रश्न में। और जो पूर्ण वर्ण जो आधा था उसमें हलंत, ऐसा हलंत जुड़ जाने से जिसमें कि स्वर मिला हुआ है, तो पहले वाला आधा वर्ण भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार तो हमने ये जाना कि कोई भी वर्ण या व्यंजन यदि आधा हो और उसके बाद कोई पूर्ण व्यंजन हो तो वे दोनों एक होकर के पूर्ण व्यंजन हो जाते हैं। तो इस प्रकार आज हमने मात्रा और उनके प्रयोग के विषय में जाना। धन्यवाद।